हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हमने वेब ऑप्टिक्स का लेक्चर सीरीज स्टार्ट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, वेब ऑप्टिक्स आप नाम से ही समझ सकते हैं कि जो भी लाइट वेव होती है उसको लाइट जो होती है उसको हम वेब के फॉर्म में ट्रीट करेंगे और इससे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन जैसी इंपॉर्टेंट फिनोमिना जो हैं उनको हम स्टडी करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो अब इसका एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है फ्रेंड्स, जो बेसिक होता है कि हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, हाइजेंस वेव थ्योरी, हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। तो इसको पहले हम जानेंगे, उसके बाद हम इंटरफेरेंस को शुरू करेंगे। ठीक है, तो आइए, तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम जानेंगे हाइगेंस की वेव थ्योरी, जो कि 1678 में हाइगेंस ने दी थी। ठीक है, और एक ज़रूरी बात ये फ्रेंड्स कि किसी भी लेक्चर से रिलेटेड यदि आपको कोई डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट होता है, या तो उसके थ्रू या फिर कमेंट करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम देखेंगे कि हाइगेंस की वेव थ्योरी जो 1678 में आई थी उसमें क्या क्या कुछ उसमें क्या है, और फिर उसके बाद पहले हम वेव फ्रंट्स के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। वेव फ्रंट क्या होता है, क्योंकि किसी भी वेव का ये इंपॉर्टेंट एक एजम्पशन होता है वेव फ्रंट। ठीक है, बिना इसके हम इनकी वेव थियोरी को और फिर आगे की चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। फिर से वेव थियोरी का मेरिट क्या था, डिमेरिट पॉइंट क्या थे, ये हम देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वेव फ्रंट से। तो वेव फ्रंट को बताने के लिए सबसे पहले, अब चूंकि वेव फ्रंट का ये मतलब होता है कि किसी भी मीडियम यदि वेव प्रोपेगेट कर रही है, ठीक है, मान लीजिए कोई मीडियम है, इसमें कोई वेव ऐसे प्रोपोगेट कर रही है, तो कोई एक इमेजिनरी एक सरफेस यदि हम एज्यूम कर लें, इमेजिनरी सरफेस ऐसा एज्यूम कर लें कि इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे, चूंकि वेव है, वेव एक तरह का डिस्टरबेंस है, तो मीडियम के सारे पार्टिकल मतलब वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई सरफेस एज्यूम कर लिया जाए जिस सरफेस के हर एक पॉइंट सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हों, तो इस सरफेस को कहते हैं कि ये वेव का वेव फ्रंट है। तो अब यहाँ एक समस्या फंसती है कि फेज, सेम फेज का क्या मतलब है। तो इसी के लिए हम सबसे पहले फेज को ही समझते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हमने एक ट्रांसवर्स वेव को बनाया हुआ है। ट्रांसवर्स वेव की दो साइकिल बनाई है। देखिए साइकिल आप समझ सकते हैं, दो ऑसिलेशन, एक यहाँ से बी सी, यहाँ नीचे, फिर यहाँ से नीचे गया, नीचे से फिर ऊपर, ये पहला वेव, पहला साइकिल, और फिर ये दूसरा साइकिल फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए फेज, सेम फेज का क्या मतलब है। सेम फेज में वाइब्रेशन करने का मतलब है कि सेम वे में कंपन हो, मतलब या तो पार्टिकल्स एक ही साथ ऊपर जाएं या तो पार्टिकल्स एक ही साथ नीचे जाएं। ठीक है, यहाँ पे हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पे मतलब आपको प्रयास करते हैं समझाने का। ये हमने एक सरफेस बनाया है, वाटर का सरफेस। ठीक है, वाटर का ये सरफेस है। अब देखिए यदि हम कुछ पत्थर उसमें फेंकते हैं तो एक ट्रांसवर्स वेव ऊपर नीचे मोशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें ट्रांसवर्स वेव ऐसे बनी हुई है, पार्टिकल्स ऊपर नीचे सारे पार्टिकल्स ऐसे ऊपर नीचे ऐसे वेव इसमें बनी हुई है फ्रेंड्स। ठीक है, पानी के इस सरफेस पे। तो अब देखिए कोई, अब किसी टाइम को यदि हम रोक दें, किसी टाइम यदि हम इसका एक फ़ोटो ले लें, ठीक है, तो हम क्या पाएंगे कि कोई पार्टिकल यहाँ होगा, कोई पार्टिकल यहाँ होगा, कोई पार्टिकल यहाँ पे होगा, फिर कोई पार्टिकल यहाँ, कोई पार्टिकल यहाँ, सॉरी यहाँ पे, कोई पार्टिकल यहाँ। ठीक है, कोई पार्टिकल हो सकता है नीचे हो, अलग अलग ऊपर नीचे कहीं भी हो सकते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, तो अब ध्यान से आप देखेंगे कि ये पार्टिकल जो है मैक्सिमम हाइट पे है। ठीक है, अब ये ऊपर जा चुका, अब ये नीचे जाएगा और फिर नीचे से मैक्सिमम हाइट तक नीचे जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कोई पार्टिकल, फिर मान लीजिए यहाँ पे कोई पार्टिकल है इस वेव में। ठीक है, तो ये भी मैक्सिमम हाइट पे है, तो ये भी क्या करेगा, अब ये नीचे जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे मान लीजिए कोई पार्टिकल है, ये भी अब नीचे ही जाएगा। तो ये और ये तीनों पॉइंट जो हैं सेम फेज में, यहाँ पे जो भी पार्टिकल हैं सेम फेज में कंपन कर रहे हैं, क्योंकि ये अब एक ही साथ नीचे जाएंगे तीनों। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ पे है, फिर कोई पार्टिकल यहाँ पे है, कोई पार्टिकल यहाँ पे है, तो ये यदि, अब ये क्या है, अब ये मैक्सिमम हाइट तक नीचे आ चुके हैं, तो अब ये ऊपर जाएंगे। ठीक है, अब ये भी ऊपर ये आएगा, ये भी ऊपर, तो ये तीनों सेम मतलब सेम फेज में है। ठीक है, ये पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, तो यहाँ पे आप देखिए कि अब कुछ, चलिए हम मान लेते हैं कि ये ऊपर गया है और ऊपर से फिर नीचे आने के क्रम में यहाँ पे है। ठीक है, ये भी यदि ऊपर गया हो और उसके बाद नीचे आने के क्रम में यहाँ पे हो, कहने का मतलब ये कि ये भी नीचे जा रहा हो और ये भी नीचे जा रहा हो, तो ये दोनों सेम फेज में है। ठीक है, यहाँ पे वही हम दिखा सकते हैं आसानी से एक ट्रांसवर्स वेव के थ्रू कि
अब यहाँ पे देखिए ए पॉइंट पे है, चलिए हम मान लेते हैं कि पार्टिकल यहाँ से अब ऊपर जाएगा और ए से अब ऊपर मैक्सिमम ऊपर जाएगा बी तक, बी के बाद फिर से नीचे आना शुरू होगा। सेकेंड ये साइकिल में आप देख सकते हैं पॉइंट है एफ, ठीक है। तो ए पॉइंट के बाद जो पार्टिकल है ये भी ऊपर ही जाएगा, एफ पॉइंट के बाद भी पार्टिकल जस्ट ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो ए और एफ को हम मान सकते हैं कि ये सेम फेज में है। बी जो है इस पे पॉइंट जो भी पार्टिकल है वो मैक्सिमम हाइट पे आ चुका है, मैक्सिमम अपना डिस्प्लेसमेंट कर चुका है ऊपर की तरफ, अब ये नीचे जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जी पे भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ उसका हो चुका है, अब ये भी नीचे जाएगा। तो पॉइंट बी और जी जो है वो भी क्या है, सेम फेज में माने जाएंगे। ऐसे ही पॉइंट डी और जे को आप देख सकते हैं, ठीक है। डी में क्या है, अब एकदम मैक्सिमम हाइट तक नीचे आ चुका है, अब ये ऊपर जाएगा, यहाँ से भी अब ऊपर ही जाएगा, तो ये दोनों सेम फेज में। ऐसे ही ई और के देखिए यहाँ से ऊपर ही जा रहे हैं, यहाँ से भी ऊपर ही जाएगा, तो ये दोनों ई और के को भी हम कह सकते हैं कि ये सेम फेज में कंपन कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि एक ही साथ या तो ऊपर जाएं या तो नीचे जाएं, तो सेम फेज में हम मान सकते हैं। अब देखिए अपोजिट फेज में होने का क्या मतलब है फ्रेंड्स। अपोजिट फेज का मतलब ये है कि ये पार्टिकल यहाँ से देखिए बी पे जो है वो अब नीचे जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम हाइट तक ऊपर जा चुका है, अब ये नीचे जाएगा। और यही पार्टिकल डी पे यदि कोई पार्टिकल है, ये क्या करेगा, डी पे पार्टिकल जो है ये मैक्सिमम हाइट तक नीचे जा चुका है, अब ये ऊपर जाएगा। यहाँ जे पे जो पार्टिकल है ये मैक्सिमम हाइट तक नीचे आ चुका है, अब ये ऊपर जाएगा। तो ये जो पार्टिकल है और ये जो पार्टिकल है, ये यहाँ के दोनों पार्टिकल अपोजिट फेज में है। ये अब एकदम नीचे जाएगा, ये एकदम नीचे से अब ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये अपोजिट फेज है। तो अब हम बात करते हैं वेव फ्रंट की। तो वेव फ्रंट जैसा हमने बताया कि किसी भी जब मीडियम में वेव प्रोपेगेट होती है तो मीडियम के हर एक कण डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। उनका ऑसिलेशन होता है, आपको पता ही है कि वेव एक प्रकार की डिस्टर्बेंस होती है, यहाँ पे हमने बताया भी। तो चलिए हमने एक यहाँ मीडियम एज्यूम किया है और इसमें ऐसे ही कोई वेव चल रही है, ऐसे ढेर सारी वेव्स हैं। तो ऐसे ढेर सारी वेव्स चल रही हैं और ऐसा कोई हम इमेजिनरी सरफेस यदि एज्यूम कर लेते हैं और वो सरफेस कैसा हो, वो सरफेस ऐसा हो कि इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो पार्टिकल हैं वो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, वो एक ही साथ या तो ऊपर जाएं, एक ही साथ या तो नीचे जाएं, ठीक है। इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव यदि है उस मीडियम में तो तभी ऊपर नीचे जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे सरफेस को हम वेव फ्रंट कहते हैं। वेव फ्रंट की एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये होती है फ्रेंड्स कि यदि मान लीजिए ये सरफेस है, ये कोई वेव फ्रंट है, तो किसी भी वेव फ्रंट से एक परपेंडिकुलर लाइन यदि हम खींच दें तो वो परपेंडिकुलर लाइन जो होती है वो वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन को शो करती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि तरह तरह के सोर्सेस यदि हों तो उनके लिए वेव फ्रंट की जियोमेट्री कैसी होगी। तो आप सोच सकते हैं कि ये यदि कोई पॉइंट सोर्स है, ठीक है, तो पॉइंट सोर्स से आपको पता होगा कि लाइट जो होती है वो चारों डायरेक्शन में ऐसे निकलेगी, ठीक है, हर एक डायरेक्शन में निकलेगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसके लिए वेव फ्रंट फाइंड करना हो तो आप आसानी से एज्यूम कर सकते हैं कि किसी टाइम में, ठीक है, कोई भी रेडियस का आप एक स्फीयर खींच लीजिए, ठीक है। मान लीजिए ये वीटी है, टी टाइम में आखिर वीटी ही दूरी तय करेगी, तो वीटी रेडियस का यदि हम स्फीयरिकल सरफेस यहाँ एज्यूम कर लें तो इस सरफेस पे यदि हम देखें तो किसी क्षण सारे पॉइंट जो होंगे, चूँकि सेम डिस्टेंस है, इस सोर्स से सेम दूरी पे है, तो सारे पॉइंट जो होंगे वो सेम तरह से सेम वे में कंपन कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये सारे पॉइंट जो होंगे वो क्या होंगे, सारे पार्टिकल्स जो होंगे वो सेम फेज में होंगे और इसीलिए इस पॉइंट के लोकस को, जो स्फेरिकल सरफेस है, इसको हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। और इसलिए पॉइंट सोर्स का जो वेव फ्रंट होता है वो स्फेरिकल बनता है। ऐसे ही यदि कोई लाइन सोर्स है, जैसे कोई रॉड मान लेते हैं, इल्यूमिनेटेड है, मतलब जल रहा है ये, ठीक है, तो इससे भी लाइट सोर्स लाइट निकल रही है ऐसे, ठीक है। तो इस केस में जो होगा हम आसानी से समझ सकते हैं कि जो वेव फ्रंट बनेगा फ्रेंड्स हमारा वो सिलेंड्रिकल टाइप का कुछ बनेगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो लाइन सोर्स के लिए वेव फ्रंट जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, पॉइंट सोर्स के लिए यही स्फेरिकल होता है। अब हम बात करते हैं वेव थियरी, हाइजेंस की वेव थियरी। तो हाइजेंस ने सबसे पहले 1678 में बताया था कि लाइट जो होती है वो क्या होती है, लाइट को सबसे पहले उन्होंने वेव एज्यूम किया 1678 में, ठीक है। और वेव भी कैसा, लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है।
तो लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और ये एजम्पशन करके उन्होंने जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है, इनके लॉज को प्रूव किया था। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट थियरी है, सबसे पहले वेव नेचर के बारे में हाइजेंस ने बताया था। ठीक है, अब आपको ये बात दिक्कत हो रही होगी कि यदि वेव है तो वेव की प्रोपिगेशन के लिए तो मीडियम की आवश्यकता है। ठीक है, मीडियम इज मस्ट। तो यदि मीडियम की आवश्यकता है तो हमारे सराउंडिंग में हम तो जानते हैं कि प्रकाश जो है, लाइट जो है, वो इनफाइनाइट से आती है, तो इनफाइनाइट से यहाँ तक तो मीडियम होना पड़ेगा तब तो इस समस्या को दूर करने के लिए हाइजेंस ने ईथर की प्रेजेंस को एजम्पशन मतलब किया कि ईथर जो है इमेजिनरी एक मीडियम के रूप में हर जगह प्रेजेंस होता है। इसको उन्होंने हाईली इलास्टिक और ट्रांसपेरेंट मीडियम माना। ठीक है, हालांकि यही उनका डिमेरिट पॉइंट भी था कि बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए जिसके थ्रू पता लगाने का प्रयास किया गया कि ईथर का प्रेजेंस है या नहीं है, लेकिन ईथर की प्रेजेंस को नहीं पाया गया। ठीक है, तो ये इनका डिमेरिट पॉइंट भी है। तो लेकिन मेरिट पॉइंट क्या क्या है कि इसके थ्रू इन्होंने रिफ्रैक्शन के तमाम नियमों को, जो भी नियम है दोनों, उनको प्रूव किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए एक बार हम लिख लेते हैं जो मेरिट पॉइंट्स थे और जो डिमेरिट पॉइंट्स थे उनको हम लिख लेते हैं क्या क्या थे। चलिए, तो हमने यहाँ पे कुछ मेरिट्स और कुछ डिमेरिट्स पॉइंट को यहाँ पे लिख दिया है फ्रेंड्स। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको। मेरिट्स में क्या है, सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। बाद में चूंकि प्रूफ हो जाता है, इन्होंने तो लॉन्गिट्यूडनल माना था, फिर बाद में ये होता है कि नहीं, ये लाइट का जो वेव नेचर है ये ट्रांसवर्स भी होता है, और ट्रांसवर्स मान के बाद में पोलराइजेशन को भी प्रूफ किया गया था। ठीक है, पोलराइजेशन की फिनोमिना को भी एक्सप्लेन किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन किया वेव थियरी ने। फिर से वेव थियरी करेक्टली प्रेडिक्टेड दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट इज लेस इन डेंसर मीडियम देन दैट ऑफ रेयरर मीडियम। कहने का मतलब कि निर्वात में यदि लाइट की स्पीड c होती है और किसी डेंसर मीडियम में वही जब लाइट जाती है तो उसकी स्पीड c से कुछ कम हो जाती है, तो डेंसर मीडियम में जो स्पीड होती है वो रेयरर मीडियम के कंपेरिजन में कम होती है। इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, डिमेरिट्स की यदि बात की जाए तो हमने अभी उस ऊपर ही डिस्कशन किया था कि ईथर के एब्सेंस को जस्टिफाइड नहीं कर पाए थे, कि ईथर प्रैक्टिकली बाद में देखा गया कि ईथर का तो एब्सेंस होता है। ठीक है, और यही बात इन्होंने नहीं बता पाए। तो इसको कैसे क्लियर हुआ कि बाद में फ्रेंड्स आप सब जानेंगे जब आगे पढ़ेंगे, तो कि लाइट जो होती है वो बाद में पता चली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ठीक है, मैक्सवेल के बारे में, मैक्सवेल का इंपॉर्टेंट एक वर्क है, उसके बाद ये पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ट्रांसमिशन के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ईथर के एब्सेंस को नहीं बता पाए, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये इनका डिमेरिट पॉइंट था। और उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट जो हैं जो कि क्वांटम नेचर से मतलब एक्सप्लेन किए गए, मतलब लाइट का एक क्वांटम नेचर होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में चलता है लाइट, इस प्रॉपर्टी से इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया। तो वेव थियरी से इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सका, तो ये डिमेरिट्स थे। ठीक है, तो आज हमने वेव थियरी को भी पढ़ लिया है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे हाइगेंस का जो सेकेंडरी वेवलेट्स का जो प्रिंसिपल है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि यदि इस लेक्चर से, इस वीडियो से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, या फिर कोई भी कुछ भी चीज़ पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।